और बच्चों क्या हालचाल। तो कॉन्सेप्ट को समझने के बाद पहुंच चुके हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो को नहीं देखा तो जाके जरूर देखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। तो एक्सरसाइज 4.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको सिर्फ चेक करना है कि जितने भी इक्वेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास x प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 ये गिवन है। अब इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं। तो इसके पहले मैं आपको बता देता हूं, कोई भी इक्वेशन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करेगा। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अगर कोई भी इक्वेशन इसको फॉलो कर रहा है हूबहू इसी के जैसे अगर आपको दिख रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं ये इसके जैसे दिख रहा है कि नहीं। अगर ध्यान दो तो ये तो इसके जैसे नहीं दिख रहा है, क्योंकि x प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 खत्म। ओनली 2 टर्म्स आपको दिख रहे हैं इस तरह से मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अगर इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहां पे आ जाएगा आपका x प्लस वन होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमको फॉर्मूला आइडेंटिटी पता है, a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो यहां पे पुटअप करके हम देखते हैं क्या आता है। तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 2x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 6। इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x को हमने ट्रांसफर किया माइनस 2x, 6 को भी ट्रांसफर किया तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो प्लस 2x माइनस 2x दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर और 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे बीच में स्पेस क्यों छोड़ दिया। यहाँ पे स्पेस इसलिए छोड़े हैं क्योंकि यहाँ पे कहीं पे x वाला टर्म दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि 2x वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो गया, तो x वाला टर्म कोई भी नहीं है। अब x वाला टर्म नहीं है तो मैं इसको इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि वो टर्म नहीं है यानी कि वहाँ पे 0 है। तो 0 को 0 इंटू एक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या अब ये इस फॉर्म में दिख रहा है, ax स्क्वायर, क्या ये इस फॉर्म में दिख रहा है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जी बिल्कुल इस फॉर्म में दिख रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1, सिंस इक्वेशन 1 इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equals to 0, therefore it is quadratic equation। क्लियर हो गई बात। इस तरह से आपको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं सारे क्वेश्चन उसी के जैसे हैं, और ब्रैकेट को ओपन करना है, मल्टीप्लाई करना है और ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या होगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं आप वहां से पहचान पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और करके देखते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 7 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसका क्या है, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क है आप सॉल्व करके देखेंगे। अब हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं देखते हैं, क्योंकि क्यूब आपको दिखाई दे रहा है, इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है, अब क्यूबिक का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबिक फॉर्म का a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है हमारे पास। तो इसमें अगर पुटअप करके देखें, a क्यूब मीन्स एक्स क्यूब, b क्यूब मीन्स 2 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू b मीन्स 2 प्लस 3a मीन्स x और b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर।
इज इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज रहेगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x, इसको हमने जनरली मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एक मिनट, 3 नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है ना, तो ये हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2 स्क्वायर 4, तो 4 3 12x, इन सारे को हम ट्रांसफर कर देते हो माइनस 2x क्यूब प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, एक्स क्यूब था, यहाँ पे एक्स क्यूब और ये वाला एक्स क्यूब दोनों लाइक टर्म से दोनों सॉल्व हो जाएंगे, तो एक्स क्यूब 2x क्यूब में से एक्स क्यूब माइनस किए तो हमारे पास बचा एक्स क्यूब बच गया क्योंकि माइनस में बचेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक ही है हमारे पास प्लस 6x स्क्वायर, एक्स वाला टर्म हमारे पास है ये 12x और 2x तो हो जाएगा 14x, कांस्टेंट टर्म हमारे पास ओनली 8 है तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, इक्वेशन 1 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये क्यों नहीं है? क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है, और हाईएस्ट पावर 3 है यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये तो क्यूबिक इक्वेशन होगा, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गई बात? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसी तरह से आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे हम वर्ड प्रॉब्लम किस तरफ। ठीक है, अब वर्ड प्रॉब्लम इसमें आप देख सकते हो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स या सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, उसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ओनली कन्वर्ट करना है, इतना ही बोला गया है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अब क्या होगा देखो, क्वेश्चन यहाँ पे है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया ऑलरेडी गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितना ज्यादा है, इसको बोल रहे हैं 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ कम होगा। ठीक है, तो जो भी कम हमको दिखाई देगा उसको हम x एज्यूम कर लेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, यानी कि हमको एक ऐसा इक्वेशन देना है, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देना है जिससे हम उसका लेंथ और ब्रेथ निकाल पाए, लेकिन हमको निकालना नहीं है, लेकिन निकाल पाए ऐसा इक्वेशन इसको रख के दे देना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। सबसे पहले लेट द ब्रेथ बी एक्स मीटर। ब्रेथ को ही क्यों लिया? मैंने अभी बताया जो आपको कम दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कम आ रही है उसको हम एक्स ले लेंगे, क्योंकि ब्रेथ छोटा है यहाँ पे, इसलिए हमने एक्स ले लिया। ठीक है, तो लेंथ कितना हो जाएगा इसका? लेंथ को क्या बोल रहा है? लेंथ को बोला है 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, और ब्रेथ कितना है हमारे पास? एक्स है, तो कितना हो जाएगा? 2x + 1। क्लियर हुई बात? अब एरिया का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? क्योंकि एरिया गिवन है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू पुटअप कर देंगे। लेंथ कितना है हमारे पास? 2x + 1, और ब्रेथ कितना है हमारे पास? b यानी कि x है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमको पता है कितना? 528 है, तो यहाँ लिख देंगे 528। क्लियर हो गई बात? अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 528 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 2x² + x। सबको ट्रांसफर कर लेते हैं, 528 को राइट साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो 2x² + x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो ये जो है हमारा, यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही इसी को हमको फॉर्म करना था। ठीक है, क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द प्रोडक्ट ऑफ द 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। अब भाई ये कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा? कॉन्सेक्यूटिव नंबर का मतलब होता है कि लगातार आने वाले नंबर, कंटिन्यूसली आने वाले नंबर। ठीक है, तो एक के बाद एक अगला जो नंबर होगा वो दोनों नंबर्स कॉन्सेक्यूटिव नंबर। जैसे कि मैंने बोला 1, तो इसके बाद क्या आएगा? 2 आएगा, यानी कि 1 के बाद 2, यही कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं।
ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कह रहा है, लेकिन हमको तो पता नहीं है ना वो नंबर कौन सा है, वो 1 होगा कि 100 होगा कि 500 होगा, क्या होगा नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो उसको हम x एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, चलो वही काम हमको करना है। लेट 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स बी x। ठीक है, और सेकेंड नंबर क्या होगा, देखो मैं आपको सिंपल सा एक चीज बताता हूं। अगर मैं 1 लिख रहा हूं, इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वाला नंबर, अब 2 कैसे आया, जब मैं इस 1 में 1 को ऐड किया तब 2 आया। 2 है, अब उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर हम पूछ रहे हैं अगर, तो क्या होगा 3 आएगा। अब 3 कैसे आया, इस 2 में हमने क्या ऐड किया, 1 ऐड किया होगा, तभी ये क्या होगा 3 आया होगा। तो यानी कि कोई भी नंबर ले रहे हैं और उस कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स निकाल रहे हैं, तो उसमें क्या ऐड करना पड़ रहा है, हमको उसमें 1 ऐड करना पड़ रहा है। तो कोई भी हम जो भी नंबर लिए हैं उस नंबर में अगर 1 ऐड कर दे तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे नंबर x लिया है, तो इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आ जाएगा, x + 1 आ जाएगा, हमने 1 ऐड कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स, हमको इंटीजर फाइंड आउट करना है, और इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो है वो कितना है 306 है। तो प्रोडक्ट मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट x और x + 1 दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई कितना है 306 है। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, x² + x = 306। तो ये बन जाएगा x² + x - 306 हमने ट्रांसफर कर दिया = 0। तो यही क्या है, हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है, रोहन की मदर जो है वो 26 ईयर ओल्ड है, ओल्डर है। ठीक है, किससे, रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, दोनों के एजेस का प्रोडक्ट जो है क्या हो जाता है, 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ऑफ एजेस इन ईयर्स, ठीक है, ईयर्स में ही आपको लेना है। तो 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 years फ्रॉम नाउ, इसका मतलब क्या होगा कि आज से 3 साल बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लस होगा, और पहले की अगर बात करेंगे तो माइनस होगा, ये बस आप ध्यान रखेंगे। तो व्हाट वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज, क्योंकि ये फाइंड आउट करने बोल रहे हैं, प्रेजेंट एज बी x years, ये हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब उसकी मदर का एज कितना होगा, रोहन्स मदर एज या मदर्स एज कितना हो जाएगा, रोहन का एज x है और उसकी मदर का एज कितना है, उससे कितना ज़्यादा है, 26 ज़्यादा है, इसलिए +26 हो जाएगा। 26 ईयर एज उससे बड़ी होगी ना उसकी मम्मी। ठीक है, तो क्या होगा, रोहन का एज x है तो उसकी मम्मी का एज कितना हो जाएगा, मदर का एज कितना हो जाएगा, x + 26। ठीक है, ये भी होगा आपका ईयर्स में। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब इसके बाद, अब देखो ये दोनों चीज़ें आ गई। अब इसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। ठीक है, 3 years फ्रॉम नाउ, तो कंडीशन लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3 years फ्रॉम नाउ, कंडीशन क्या कहता है कि रोहन्स एज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट नहीं, अब आगे क्या होगा, और मदर्स एज क्या होगा, क्या हो जाएगा, दोनों की एजेस क्या हो जाएंगी। देखो रोहन की एज कितनी है, x है, और 3 years के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी, और मदर की एज x + 26 है, तो 3 year के बाद x + 26 + 3 यानी कि x + 29 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, यही होगा, ये दोनों ईयर्स में है। ठीक है, ईयर्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया दोनों के एजेस। अब दोनों का प्रोडक्ट बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि x + 3 था रोहन का एज और x + 29 था उसकी मदर का एज, दोनों का एज का प्रोडक्ट कितना है, 360 है।
क्लियर हो गई बात, यही बोला गया है। ठीक है, चलो दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x का x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, x का फिर 29 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 29x, 3 का मल्टीप्लाई होगा x से प्लस 3x, और 3 का मल्टीप्लाई होगा 29 से, तो ये हो जाएगा 387। ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद ये तो एज इट इज़ है, तो एक्स स्क्वायर इन दोनों को ऐड कर सकते हैं 29 और 3 को, तो कितना हो जाएगा ये 32x हो जाएगा, प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अच्छा यहाँ पे अगर माइनस करें तो हमको क्या मिलेगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर 360 इसलिए माइनस में आएगा। दोनों को माइनस करके देखते हैं कि हमको क्या मिल जाएगा। 360 में से 87 अगर माइनस किए तो हमको मिल जाएगा ये 3 हो जाएगा, और ये 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2। तो 273 इज इक्वल टू 0, यही क्या है हमारा इक्वेशन है। क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more। यानी कि अगर स्पीड को कम कर देंगे तो सीधी सी बात है पहुंचने में टाइम तो ज़्यादा लगेगा। तो स्पीड कितना लेस हो जाता है, 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड लेस हो जाता है, तो टाइम कितना लगता है उसको 3 आवर्स और ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। ठीक है, टू कवर द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में स्पीड कम करेंगे, टाइम तो ज़्यादा लगना ही है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ देम, यानी कि इफ वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी वो फाइंड आउट करना, ये बोला है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको सिंपली क्या करना है, सिर्फ इक्वेशंस बताने थे। ठीक है, चलो अगर सॉल्व करें क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना बोल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो चलो हम ले लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है ट्रेन की। अब देखो अब आगे क्या बोल रहा है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इज इक्वल्स टू कितना है 480 किलोमीटर। ये भी गिवन है 480 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो अब टाइम की बात हो रही है कि स्पीड जब कम हो रहा है तो टाइम क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। स्पीड में चेंजेस आ रहा है तो टाइम में चेंजेस आ रहे हैं। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सबको पता होगा मेरे ख्याल से, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइम को रिलेट करेंगे क्योंकि स्पीड तो हमको पता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो टाइम को रिलेट करके हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, स्पीड कितनी है, कार की स्पीड कितनी है, स्पीड यहाँ पे कितना है, हमने x लिया, डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, और टाइम हमको नहीं पता तो हमने t ले लिया। ठीक है, या t1 ले लिया, क्योंकि दो कंडीशन हमको लेना है इसलिए t1 ले लिया। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया, तो t1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, t1 इज इक्वल्स टू 480 अपॉन x, ये हमको मिल जाएगा। अब t2 की कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि ये 8 किलोमीटर पर आवर से क्या हो जाता है, लेस स्पीड हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है तो टाइम ज़्यादा लेता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कंडीशन क्या है, ट्रेन स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन time taken by train कितना हो जाता है, 3 hours मोर, 3 hours मोर टाइम लेता है ट्रेन। तो इस कंडीशन में सेम वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू, यानी कि x इज इक्वल्स टू 480 किलोमीटर, सेम वही चीज़ कर रहा है लेकिन स्पीड थोड़ा सा चेंज होगा। स्पीड यहाँ पे क्या था, x था हमारे पास,
अब स्पीड क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाता है। तो उसको टाइम कितना लगता है, ये बोला टाइम कितना ज़्यादा लग जाता है, तो T2 टाइम लग जाता है। ये हमने एज्यूम कर लिया। कितना टाइम लग जाता है उसको, T2 टाइम लग जाता है। ठीक है, तो T2 की वैल्यू अगर निकाले तो हमको क्या मिल जाएगा, 480 अपॉन क्या मिल गया हमको, x-8। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम कंडीशन अप्लाई करें तो हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, T2 जो है वो क्या है, वो बाद का टाइम है। T2 क्या है, वो बाद का टाइम है। ठीक है, तो बाद वाले टाइम में क्या होता है, उसको टाइम ज़्यादा लगता है ना। कितना ज़्यादा लगता है, पहले वाले टाइम से 3 आवर्स और ज़्यादा लगता है। तो पहले वाला टाइम कितना है, T1 है, उससे 3 और ज़्यादा लगता है, यानी कि +3 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे। T2 की वैल्यू है 480 अपॉन x-8 इज इक्वल टू, T1 की वैल्यू कितनी थी, 480 अपॉन x। क्लियर हो गई बात। ठीक है, +3। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। 480 अपॉन x-8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल्स टू कितना है, 3 है। इसको 3 को बाद में इधर लाएंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 480, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 480 x ये हो गया, फिर माइनस यहाँ पे 480 x माइनस 480। अच्छा चलो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, माइनस 480 इंटू x-8। ठीक है, अपॉन क्या होगा, x-8 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। ये हमारे पास आ रहा है। अब ये कितना हो जाएगा, 480x माइनस 480x प्लस 480 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 64 होगा, 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 38 और एक 0 लग जाएगा। ये हमारे पास आ गया। इज इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, x-8 इंटू एक्स, इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और क्या आता है देखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए यहाँ पे वही, तो बच गया कितना, 3840 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 24। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई फिर किससे करेंगे, या मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों का, तो हमको क्या मिलेगा, 3x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 3x²। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, कितना आ जाएगा हमारे पास 24 और ये x आ जाएगा माइनस में। ठीक है, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, 3x² एज इट इज़ है, माइनस 24x एज इट इज़ है, इसको ट्रांसफर करेंगे माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा क्या है, इक्वेशन है, जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिससे हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज 2 की तरफ 4.2 एक्सरसाइज है। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हमने आपको फैक्टराइजेशन मेथड और फॉर्मूला मेथड दोनों बताया था कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, तो वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि इसमें फैक्टराइजेशन मेथड आपको बताना ही है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपका। ये जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं इक्वेशन 1 कर देता हूँ। x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगा -3 और c की वैल्यू आ जाएगी -10। तो सबसे पहला काम करते हैं a इंटू सी, तो 1 इंटू -10 हमारे पास कितना आ जाएगा, -10। अब -10 को हम फैक्टराइज करेंगे और वहाँ से फैक्टर्स निकालेंगे और देखेंगे कि कौन से ऐसे 2 फैक्टर्स है जिसको प्लस करने पे हमारे पास मिडिल वाला टर्म आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास a इंटू सी वाला टर्म आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं 10 को अगर फैक्टराइज करें तो हमको क्या मिलेगा, 2 5 जा 5 1 जा, तो 1 2 एंड 5 एंड 10, यही सारे इसके फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा कौन से नंबर यहाँ पे हम ले, ऐसा कौन से नंबर ले जिसको हम ये फैक्टर में से, इन सब फैक्टर्स में से ऐसे कौन से 2 फैक्टर्स ले जिसको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास ये -3 आना चाहिए, ये मिडिल वाला टर्म आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो हमको यहाँ पे -10 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर है,
अगर मैं यहाँ पे 2 और 5 लेता हूँ, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे साइन कौन से लेना पड़ेगा, अगर दोनों को माइनस करेंगे तभी 3 आएगा। तो एक बार 2 को प्लस और 5 को माइनस लेते हैं तो -3, एक बार 2 को माइनस 5 को प्लस लेंगे तो आएगा +3। तो हमको +3 चाहिए कि -3 चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पे -3। तो कौन सा वाला सही है हमारा, फर्स्ट वाला, यानी कि 2 को प्लस में और 5 को माइनस में लेना है। तो इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे वही चीज़ें आ रही कि नहीं। 2 इंटू -5 कर रहे हैं तो +10 हम -10 हमको मिल जाएगा, और यहाँ पे भी क्या है हमारे पास -10 ही है, बिल्कुल आ रहा है। चलो अब इसको फैक्टराइज करते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे, यानी कि x² और -10 को एज इट इज़ लिखेंगे, बाकी बीच वाला टर्म जो है मिडिल टर्म है वो चेंज होगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म में क्या है हमारे पास, एक तो 2 आया तो 2x और एक 5 आया मतलब 5x। ठीक है, ये हमको मिल गया। दोनों से x कॉमन आ जाएगा इन दोनों से। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा x + 2, इन दोनों से हमारे पास -5 कॉमन आएगा तो बचेगा x + 2 = 0। तो हमको मिल गया क्या, x + 2 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ से x + 2 दोनों से कॉमन आ गया, तो हमारे पास बचा कितना, x - 5 = 0, ये बच गया। अब एक बार x + 2 = 0 लेंगे और x - 5 = 0 लेंगे, तो एक बार वैल्यू मिलेगी -2 और एक बार वैल्यू मिलेगी +5 ट्रांसफर करने के बाद। तो यही दोनों जो है वो हमारे इक्वेशन का रूट है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो ऐसे ही फैक्टराइजेशन मेथड से आपको रूट्स निकालने हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में, क्योंकि इस क्वेश्चन में x² का कोफिशिएंट क्या था, 1 था, कोई भी नंबर नहीं दिख रहा था। इस क्वेश्चन में x² का कोफिशिएंट जो है वो 2 है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये इक्वेशन 1 हम इसको ले लिए। अब देखो यहाँ से सेम एज कंपेयर करेंगे तो एक ही वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, कंपेयर कर देते हैं। ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0, तो a = 2, b = 1 एंड c = -6। तो a इंटू सी सबसे पहले निकालेंगे तो 2 इंटू -6 आ जाएगा। a और c की वैल्यू कितने हैं, 2 एंड -6, दोनों को मल्टीप्लाई किया -12 आ गया। अब -12 को हमको फैक्टर निकालना है, और -12 का फैक्टर निकालने के बाद 2 फैक्टर्स वहाँ से डिसाइड करेंगे कि कौन से प्लस और माइनस करने पर वो मिडिल टर्म आ रहा है। ठीक है, तो चलो 12 का फैक्टर निकालते हैं। तो 12 6 होगा, फिर 2 6 होगा, 2 3 होगा, 3 1 होगा, तो 1 इसका फैक्टर आ गया। ठीक है, और 3 भी इसका फैक्टर आ गया। उसके बाद 2 2 4 फैक्टर आया, 2 3 6 फैक्टर आ गया। ठीक है, उसका तीनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 इसका फैक्टर आ जाएगा। तो इतने सारे इसके फैक्टर्स हैं। अब इसमें से कौन से वैसे फैक्टर्स हैं, कौन से 2 फैक्टर्स हैं जिसको प्लस करने पे हमको मिलना चाहिए यहाँ पे 1, और मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलना चाहिए -12। क्लियर हो गई बात। अब देखो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। ठीक है, 1 मिलना चाहिए प्लस या माइनस पे, ठीक है, और मल्टीप्लाई पे 12 ध्यान देंगे। तो इन दोनों पे हमको मिल जाएगा 1 माइनस करने पे, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा 12। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो 3 और 4 लेना है। अब साइन कौन सा लेना है भाई, अब हमको प्लस करना है कि माइनस करना है, हमको करना है यहाँ पे माइनस। तो माइनस के लिए कंडीशन क्या है, सीधी सी बात है, जब एक माइनस एक प्लस होगा तो माइनस होता है, और जब एक प्लस होता है एक माइनस होता है तो भी माइनस होता है। तो ये दोनों में से एक कंडीशन लगेगा। ठीक है, दोनों कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, एक बार 3 को मैं प्लस ले लेता हूँ और 4 को मैं माइनस ले लेता हूँ, तो हमको मिलेगा -1। एक बार 3 को माइनस ले ले, 4 को प्लस ले लेंगे तो +1। हमको क्या चाहिए, यहाँ पे +1 चाहिए। ठीक है, तो +1 किस में आ रहा है, सेकेंड वाले में आ रहा है, तो मतलब ये हमको लेना है। क्लियर हो गई बात। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, ये भी क्लियर है। चलो, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को और लास्ट वाला टर्म को एज इट इज़ रखना है। उसके बाद इस नंबर्स को लिखना है, ये जो नंबर है इसी नंबर को दोनों को लिखना है। तो कितना है, -3 साथ में x लिखेंगे और +4 साथ में x लिखेंगे। इन दोनों से कॉमन आ जाएगा x, तो बचेगा 2x - 3। इन दोनों से कॉमन आ जाएगा +2, तो बचेगा हमारे पास x - 3 = 2x - 3 = 0। तो यहाँ से फिर से 2x - 3 कॉमन, तो बच जाएगा x + 2 = 0। एक बार 2x - 3 = 0 लेंगे, और एक बार x + 2 = 0 लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे 2x = 3 और x इसको ट्रांसफर किए तो -2, x आ गया 3/2, और एक बार x आ गया -2। तो ये दोनों वैल्यू, ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। क्लियर हो गई बात।
ठीक है, आगे समझ में। अब इसके बाकी जो क्वेश्चंस है कुछ इस तरह से जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। रूट्स वाले मैं क्वेश्चन अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद के जो क्वेश्चंस है जैसे कि ये क्वेश्चन है आपकी, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें कि रूट आपको फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। और फिर से करेंगे सेम चीज़ वही, ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू मिल जाएगी √2, b की वैल्यू मिल जाएगी 7 और c की वैल्यू आ जाएगी 5√2। सबसे पहला काम करते हैं a इंटू सी, यानी कि √2 इंटू 5√2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा। पहले हम 5 का मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स माने 1 का 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमको क्या मिलेगा, वही चीज़ मिलेगा, क्या मिलेगा 5 मिलेगा, इंटू √2 का मल्टीप्लाई √2 से कर देंगे तो 2 मिल जाएगा, यानी कि कितना मिल गया हमको 10। अब 10 को ही फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो 10 का फैक्टराइजेशन देखते हैं क्या आता है। 10 का 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो हमको फैक्टर्स क्या मिल जाएगा। एक तो 1 सबका फैक्टर होता है, 1 आपको लिखना ही है, ठीक है। फिर 2 है, फिर 5 है, सिंगल सिंगल दोनों को लिख लिए। अब 2 5 ज़ा 10 भी हमको मिल गया। इसके अलावा कुछ और मिल रहा है क्या, नहीं। इतने सारे फैक्टर्स हैं। अब इसमें से किस में 7 आ पाएगा, इसमें आ पाएगा, क्योंकि दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 7 और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 10, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, ठीक है। चलो फर्स्ट और लास्ट वर्ड हमको एज इट इज़ रखते हैं, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद लिखेंगे प्लस 2x, उसके बाद लिखेंगे प्लस 5x। क्लियर हो गई बात। अब इन दोनों से x तो कॉमन आ रहा है, इन दोनों से x तो कॉमन आ रहा है और इन दोनों से √5 कॉमन आ रहा है। लेकिन अगर मैं इन दोनों से ओनली 5 कॉमन लूँ तो हमारे पास √2 बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहीं √2 है क्या, नहीं है, तो उसको हमको चेंज करना पड़ेगा रूट के फॉर्म में। ध्यान से देखेंगे, √2x² प्लस, मैं इस 2 को क्या लिख सकता हूँ, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ठीक है। और x एज इट इज़ है, प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने एज इट इज़ लिखा है, एक साथ सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। अब क्या आ जाएगा देखते हैं, यहाँ से √2 कॉमन हुआ, ठीक है, और x कॉमन हुआ तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। और ये दोनों तो कॉमन आ चुका है √2x, तो ओनली √2 बचेगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। प्लस यहाँ से 5 कॉमन हुआ तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस √2 कॉमन आ गया तो हमारे पास बचा √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार फर्स्ट वाले को 0 के इक्वल लेंगे, यानी कि x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, और एक बार बाद वाले को माइनस लेंगे, इक्वल टू 0 लेंगे, यानी कि √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। प्लस 5 ये है बिल्कुल, तो x इज इक्वल्स टू माइनस √2 आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा, √2x इज इक्वल्स टू माइनस 5, यानी कि x इज इक्वल्स टू माइनस √2, ये तो एज इट इज है माइनस √2, और x इज इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन √2, ये मिल गया। तो यही दोनों क्या है, इसके रूट्स हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बाकी क्वेश्चंस आप इसी तरह के हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस तो सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम्स है। अब इस वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। पिछले एक्सरसाइज में क्या देखा था, जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व नहीं किए थे, ओनली हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में उसको चेंज किया था, ठीक है, और उसको आगे छोड़ दिए थे। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इस वर्ड प्रॉब्लम्स को हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, और चेंज करने के बाद उसको सॉल्व भी करना है, यानी कि रूट्स भी निकालने हैं उसके, एक्स की वैल्यू, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलो देखो, इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द 2 नंबर्स, कितने नंबर्स निकालने हैं, 2 नंबर्स whose sum is 25, इसका सम 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। इसका सम गिवन है 27 और प्रोडक्ट 182 गिवन है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2 नंबर्स हमको एज्यूम करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर। अब 2 नंबर्स को हम x और y यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, हालांकि ऐसा बना सकते हो आप, लेकिन क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन यहाँ पे चैप्टर पढ़ रहे हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हम ओनली 1 वेरिएबल के लिए पढ़ रहे हैं, या तो पूरे x होंगे, या तो पूरे y होंगे, पूरे z होंगे, इस तरह के। हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था, एक x है तो दूसरा वेरिएबल y, इस तरह से लिए थे, तो इसमें हमको नहीं लेना। हालांकि वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, इस क्वेश्चन को वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, इसलिए मैं एक ही वेरिएबल से आपको बता रहा हूँ। एग्जाम में अगर आता है तो आप जिससे भी सॉल्व करो, ठीक है। अब लेट फर्स्ट नंबर बी x,
ठीक है, फर्स्ट नंबर x लिया तो सेकंड नंबर क्या होगा, तो सेकंड नंबर भाई कंडीशन से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 27। बोला है ना, कंडीशन में बोला है, क्या बोला है, द सम ऑफ द टू नंबर इज 27, ये गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, तो दोनों नंबर का सम हमने लिख दिया। तो फर्स्ट नंबर क्या एज्यूम किया, फर्स्ट नंबर हमें x एज्यूम किया है और सेकेंड नंबर नहीं पता भाई, तो नहीं पता, इसको रहने दो 27। तो सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 27, और इस x को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस x हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इसको फिर से लिख देता हूं। ठीक है, ये आ गया, सेकंड नंबर भी आ गया, फर्स्ट नंबर भी आ गया। अब दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल दिया गया, फिर दोनों का प्रोडक्ट दोनों का प्रोडक्ट मीन्स फर्स्ट नंबर क्या है x है और सेकंड नंबर क्या है हमारे पास, या इसको मैं ऐसा लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182 है। फर्स्ट नंबर x है और सेकेंड नंबर कितना है 27 माइनस x है। दोनों का प्रोडक्ट हमने ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, इसका पहले मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास 27x, फिर इसका मल्टीप्लाई किए तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, राइट साइड में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 27x को भी राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस 27x, और ये तो ऑलरेडी राइट साइड में है 182, तो प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0, ये हमको मिल गया। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फॉर्मूला मेथड हमने अभी फिलहाल तो नहीं किया है, चाहे तो कर सकते हो, लेकिन मैं फैक्टराइजेशन से भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन में सबसे पहले 182 का फैक्टर निकालेंगे भैया, निकाल लेते हैं, मैं यहीं पे बताता हूँ आपको। 182 का फैक्टर्स निकालेंगे, क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले 182 जो है उसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, जितने भी बताया था मैंने, आपने ए बी सी लिख के बताया था, वैसा नहीं बता रहा हूँ, अब आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आप 182 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 182 इसके फैक्टर्स क्या क्या है, 2 से डिवाइड होगा, 2 9 से 2 1 से, फिर इसका 3 से हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा 3 से, और किससे हो पाएगा 7 से हो पाएगा, 7 1 से 7, 7 3 से, फिर 13 से हो पाएगा 13 1 से। ठीक है, तो ये आ गए, इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 1 सबका फैक्टर होगा, सबका मालिक एक, इसके बाद 2 इसका फैक्टर होगा, फिर 7 इसका फैक्टर होगा, 13 इसका फैक्टर होगा, सिंगल सिंगल ले लिए। अब डबल लेते हैं तो 2 7 जा 14 हो जाएगा, फिर 2 13 जा 26 हो जाएगा, फिर 13 इंटू 7 कितना हो जाएगा 91, कुछ इस तरह से आ रहा है। और तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे फिर 182, इतने सारे फैक्टर्स आ गए। अब इतने फैक्टर्स में से आपको कोई 2 फैक्टर्स चॉइस करने हैं, जिसको प्लस करने पे या माइनस करने पे आपको माइनस 27 मिलना चाहिए और उसको मल्टीप्लाई करने पे 182 मिलना चाहिए। ठीक है, तो किस में आ रहा है चेक कर लेंगे। ठीक है, किस में आ रहा है, देखो 27 बोल रहा है, तो 27 किस में आ सकता है भाई, 2 चीज़ों को ऐड करने पे या माइनस करने पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है 13 और 14, दोनों को अगर प्लस करेंगे 27 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में चेक करते हैं, 13 इंटू 14 में आ रहा है कि नहीं, 13 इंटू 14 में इसमें आ जाएगा क्या, एक बार चेक कर लेंगे मल्टीप्लाई में दोनों का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 कैरी 1 होगा, 1 ये हो गया 5, और ये 13 1 ये 2, बिल्कुल आ रहा है 182 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, यहाँ पे 2 नंबर्स मिल गए, कौन कौन से, 13 एंड 14। दोनों का साइन क्या लेना है भाई, दोनों का साइन क्या लेंगे, इसमें चेक कर लेंगे। दोनों का साइन हम इसको प्लस कर रहे हैं ना, प्लस कर रहे हैं तो या तो दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस। 13 दोनों को अगर प्लस करेंगे 27 प्लस में आएगा, 13 और 14 दोनों को माइनस में लिखेंगे तो माइनस 27, हमको माइनस 27 चाहिए तो दोनों को माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 182 आ जाएगा। ठीक, क्लियर बात। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x लेंगे और माइनस 14x लेंगे, फैक्टराइज कर दिए, प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिए इन दोनों से, तो हमको मिल गया x माइनस 13, इन दोनों से
14 कॉमन आएगा, -14 तो मिलेगा x माइनस 13, क्योंकि 13 का 14 से मल्टीप्लाई किया तभी 182 आया था। ठीक है, तो x माइनस 13 फिर से कॉमन ले लिए यहाँ से, इन दोनों से। ठीक है, कॉमन लिए तो बचेगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 13 को 0 के इक्वल लेंगे और एक बार x माइनस 14 को 0 के इक्वल लेंगे, तो x इज इक्वल टू 13 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। ठीक है, हमको क्या निकालना था? 2 नंबर्स के लिए, x के लिए और 27 माइनस x के लिए, ये दोनों के लिए पूछा था। और x की दो वैल्यू आ गई तो दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा हमको। ठीक है, दोनों के लिए चेक करना है। तो एक बार व्हेन x इज इक्वल टू 13 है तो सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर था x, सेकेंड नंबर कितना है हमारे पास? 27 माइनस x, तो 27 माइनस 13 कर देंगे तो हमको 14 मिल जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 14, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर मिला है तो दोनों नंबर को लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकेंड नंबर क्या आ रहा है? सेकेंड नंबर इज इक्वल टू आ रहा है 27 माइनस 14 यानी कि 13। ठीक है, तो अगर हम देयरफॉर 2 नंबर्स आर, क्या क्या मिल गया हमको? 13 एंड 14 और 14 एंड 13, ये आपका आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? इसको आप याद रखिए। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सम ऑफ हुज स्क्वायर, दोनों का सम, ये उसका स्क्वायर बोल रहा है। ठीक है, स्क्वायर का सम। ठीक है, तो 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, एक्सरसाइज 1 में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे जिसमें हमने ऑनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके छोड़ दिया था। ठीक है, अब क्या करना है? सेम वही चीज लेना है हमको, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो आप तो बता ही सकते हैं क्या होगा। ठीक है, तो क्या क्या होगा? देखो, लेट 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x एंड x प्लस 1। x है तो उसमें एक +1 करेंगे तो उसका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद दोनों का स्क्वायर का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल दिया यहाँ पे? सम ऑफ हुज स्क्वायर, हुज स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का क्या बोला है? सम बोला है। ठीक है, कितना है? 365 है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर क्या होगा? याद है कि नहीं फॉर्मूला? सिंस आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। इसको पुटअप कर दे, ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 2x प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर यानी कि 1, 365 ये हमको मिल गया। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और 1 एज इट इज़ है, इसको ट्रांसफर कर दिए 365 को इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये इसको माइनस किया हमने तो 364 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं इक्वेशन को। कैसे? यहाँ से अगर 2 कॉमन आ जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो हमको क्या मिल जाएगा? ये 8 जा हो जाएगा और 2 जा कुछ इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, 182 इज इक्वल्स टू 0 और 2 0 की तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। ये हमको मिल गया। अब 182 को फिर से आपको सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है कि क्या क्या आ रहा है। ठीक, क्लियर बात? जैसे यहाँ पे किए थे सेम उसी तरह यहाँ पे भी आपको करना है। चलो देख लेते हैं। यहाँ पे 182 को फैक्टराइज कर रहे हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 से हो जाएगा, 2 9 ज़ा 2 1 ज़ा, फिर 3 से होगा, 3 3 ज़ा, सॉरी 3 से नहीं 7 से हो पाएगा, 7 से ही तो किए थे हमने, 7 से हो पाएगा, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, 13 से होगा, 13 1 ज़ा। तो हमको फैक्टर्स क्या क्या मिल गए? 1 मिल गया, 7 मिल गया, 13 मिल गया, फिर 2 7 ज़ा 14 मिल गया, फिर 2 13 ज़ा 26 मिल गया, फिर 7 ये 91 मिल गया, 182 मिल गया। ये सारे फैक्टर्स मिल गए। ठीक है, चलो अब ये सारे फैक्टर से इसमें से फैक्टर चूज़ करना है, कौन से फैक्टर होंगे? तो हमको लाना है 1। तो 1 किस में आएगा? 13 और 14 में आ सकता है 1।
13 और 14 में सेम है जैसे पिछले क्वेश्चन किए थे उसी के जैसे, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में दोनों को माइनस करना है, उसमें प्लस किए थे शायद, तो इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस हमको क्या चाहिए, यहाँ पे प्लस में चाहिए, तो सीधी सी बात है ग्रेटर नंबर को प्लस में ले लेंगे, ठीक है ना। अब 13 और 14 लेना है भाई, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस या पहले मैंने 13 को ले लेता हूँ, -13 + 14 एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन आया तो x -13, यहाँ से x कॉमन आया तो, और x तो नहीं आएगा, 14 कॉमन आएगा तो बचेगा हमारे पास x -13 इज इक्वल्स टू 0। अब फिर से यहाँ पे कॉमन आ जाएगा क्या, x -13 फिर से कॉमन, तो x -13 कॉमन, तो बचा कितना, x + 14 बचा इज इक्वल्स टू 0। एक बार x -13 को 0 के इक्वल लेंगे और एक बार x + 14 को 0 के इक्वल लेंगे, तो x इज इक्वल्स टू 13 आ जाएगा और x इज इक्वल्स टू -14 आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पे क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला है तो 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो क्या यहाँ पे -14 पॉजिटिव है, नहीं है, -14 नेगेटिव है, इसलिए उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे, सिंस -14 इज नॉट पॉजिटिव नंबर, therefore x इज इक्वल्स टू 13। ये हमने ले लिया, x की वैल्यू 13 आ गई, लेकिन ये क्या है, हमारा x की वैल्यू आई तो x + 1 कितना आ जाएगा, 13 + 1 यानी कि 14 पॉजिटिव आ जाएगा। therefore 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर is 13 and 14। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो रिलेट किससे कर रहा है, देखो हाइट को या एल्टीट्यूड को ही हाइट बोलेंगे, तो एल्टीट्यूड को किससे रिलेट कर रहा है, बेस से रिलेट कर रहा है, तो बेस को हम एज्यूम कर लेंगे, जिससे रिलेट करना चाह रहा है ना उसको आप एज्यूम कर लो, तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स, बाकी 2 साइड्स हमको फाइंड आउट करना है। इसमें हाइपोटेनस गिवन है, यानी कि बेस और उसका हाइट यानी कि एल्टीट्यूड हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं बेस, लेट द बेस बी x सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब उसके बाद हाइट या एल्टीट्यूड, या मैं इसको हाइट ही लिख लेता हूँ, हाइट या हाइपोटेनस नहीं, हाइट यानी कि परपेंडिकुलर होगा, हाइट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये क्या बोला है, 7 लेस देन इट्स बेस, तो बेस से कितना कम है, लेस देन मीन्स कम है, तो -7 हो जाएगा। तो बेस कितना है हमारे पास, x है, तो x -7 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आ गया, इसका हाइट आ गया। और एक चीज पता है हमको, हाइपोटेनस पता है, हाइपोटेनस पता है हमको 13 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात, ठीक है। क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम ड्रॉ करें एक डायग्राम, अगर हम ड्रॉ करें राइट एंगल ट्रायंगल का इस तरह से, तो हमको क्या पता है, यहाँ पे हाइपोटेनस पता है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हमने इसका बेस ले लिया कितना, x, और इसका हाइट आ गया x -7, ही हमको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। क्लियर हो गई बात। अब क्या करेंगे, जब भी ऐसा गिवन होगा तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, स्क्वायर फॉर्म होता है ना। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी हाइपोटेनस आपको पता है, बेस पता है, और आपको परपेंडिकुलर या हाइट पता है, तो आप सीधे से पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्योंकि स्क्वायर होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से हमको मिल जाएगा यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है 13, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि हाइट कितना आ गया x -7 स्क्वायर, और बेस कितना है हमारे पास x है, ठीक है। 13 स्क्वायर आ जाएगा 169 इज इक्वल्स टू x -7 स्क्वायर,
तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लग जाएगा। तो ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 इंटू 7 एक्स इंटू 7 ये हमको मिल गया। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर में यानी कि 7 स्क्वायर और लास्ट में क्या आपके पास प्लस एक्स स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा। तो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना आपका 14x प्लस 7 स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक है, तो सबको उधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसको भी मैंने ट्रांसफर कर लिया 169 को, तो माइनस 169। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको मिल गया 2x स्क्वायर माइनस 14x और इसको जब माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे माइनस 120 मिल जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं इक्वेशन को, 2 को कॉमन निकाल के। तो 2 कॉमन निकाले एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ से 2 कॉमन निकाले तो हमको मिल गया माइनस 7x, यहाँ से 2 कॉमन निकाले तो हमको मिल गया माइनस 60। अब 2 को जब इसके नीचे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गई बात। अब इसको फिर से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 60 को फैक्टराइज करेंगे हम, 60 को 2 से हो जाएगा, 2 3 ज़ा 0 ज़ा, फिर 2 से 2 1 ज़ा, 2 5 ज़ा, फिर 3 से 3 5 ज़ा, फिर 5 से 5 1 ज़ा। तो हमको क्या है ना 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला फैक्टर। फिर दोनों का पेयर बनाओ, 2 2 ज़ा 4, इन दोनों का पेयर बनाओ, 2 3 ज़ा 6, इन दोनों का पेयर बनाओ 15, फिर इन दोनों का पेयर बनाओ 10, फिर इन दोनों का पेयर तो हो ही गया है। अब 3 3 का पेयर ले लेंगे, तो 3 3 का पेयर लेंगे तो कितना होगा, इन तीनों का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इन तीनों का लेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा कुछ इस तरह से। अच्छा, इतने में आ रहा है कि चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इतने में कुछ फैक्टर चूज कर पा रहे हैं क्या। हमको 60 लाना है और माइनस करने पे हमको या प्लस करने पे हमको 7 मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई में 60 मिलना चाहिए। तो किसी में 7 आ पा रहा है क्या, देखो किस में आ सकता है, 7 की बात हो रही है, 7 किसी में आ पाएगा क्या, ये चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको अगर ले लूँ, किसको, अगर मैं 12 ले लूँ और 5 ले लूँ, 12 ले लूँ और 5 ले लूँ, तो 12 5 ज़ा 60 आ जाएगा और 12 में 5 माइनस करेंगे तो 7 भी आ जाएगा, तो बिल्कुल आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या लेना है हमको 5 और 12। अब दोनों को माइनस करना है हमको, तो एक को प्लस एक माइनस लेना पड़ेगा, तो 12 को माइनस और 5 को प्लस में लेंगे, तभी ग्रेटर नंबर का साइन यहाँ पे क्या आ पाएगा -7 माइनस में आ पाएगा। ठीक है, तो हमको मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो फिर से यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेने पे x माइनस 12 बचा, यहाँ से x कॉमन लिए तो 5 कॉमन लिए तो x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर x माइनस 12 कॉमन, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे x माइनस 12 कॉमन आ गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 60 नहीं है भाई, यहाँ पे कितना है, हमने 5 तो कॉमन ले लिया तो 12 बचेगा, तो यहाँ से x माइनस 12 कॉमन आ गया दोनों से, तो बचा कितना x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये हमको मिल गया। ठीक है, तो x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 एक बार लिखेंगे और एक बार लिखेंगे x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 12 एक बार मिल गया और x इज इक्वल्स टू माइनस 5 हमको मिल गया। ठीक है, इतनी चीज़ें मिल गई। अब देखो यहाँ पे x क्या शो कर रहा है, x जो है वो क्या शो कर रहा है, बेस को शो कर रहा है। तो बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 5 नेगेटिव आ गया, तो क्या लिखेंगे, बेस कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 12 लेंगे, यानी कि बेस क्या होगा आपका, बेस जो है वो 12 होगा, बेस इज इक्वल्स टू 12 होगा। तो हाइट क्या आ जाएगा या एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, एल्टीट्यूड हमने कितना लिया था x माइनस 7, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 12 रख देंगे, तो 12 माइनस 7 यानी कि कितना आ गया 5 आ गया। यही दोनों तो निकालना था, हाइट और बेस। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा, बेस इज 12 सेंटीमीटर और हाइट इज 5 सेंटीमीटर, यही दोनों आंसर होगा। क्लियर हुई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे। ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ईच आर्टिकल इन रुपीज, जो भी लेना है आर्टिकल इन रुपीज में लेना है। ठीक है, ईच आर्टिकल वॉज
3 more than the twice the number of article produced on that day. कितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ उसका 2 टाइम्स और इससे कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है. ठीक है. इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, ईच आर्टिकल. ठीक है. तो एक इंडस्ट्री बोल रहा है, इसमें प्रोडक्शन चल रहा है, तो इसमें प्रोडक्शन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, आर्टिकल का प्रोडक्शन. ठीक है. इन अ डे की बात हो रही है. तो इसमें कैसे हो रहा है, थोड़ा सा एक कंडीशन बता देता हूं. इसमें क्या बोल रहा है, देखो, द पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ईच आर्टिकल. कॉस्ट क्या बोल रहा है, कॉस्ट जो है वो 3 मोर देन, 3 ज़्यादा है. किससे ज़्यादा है, जो आर्टिकल, जो नंबर ऑफ जो आर्टिकल्स है उससे क्या है, उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा है, ये बोल रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसको रिलेट कर रहा है, यहाँ पे किसको रिलेट कर रहा है, द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन अ डे, इससे रिलेट कर रहा है उसके कॉस्ट को. ठीक है ना. तो हम नंबर ऑफ आर्टिकल को x एज्यूम कर लेंगे. ठीक है. क्लियर हो गई बात, क्वेश्चन क्लियर हुआ. तो हमको दोनों फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल भी फाइंड आउट करना है और कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है. ठीक है. क्लियर हो गई बात. ठीक है. चलो अब आगे सॉल्व करते हैं. तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, ये हम ले लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स हमने ले लिया. ठीक है. तो अब यहां पे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, क्योंकि कंडीशन को ध्यान देंगे, अच्छे से देखेंगे कंडीशन को. यहां पे क्या दिया है, 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल. ये 3 चीज़ें आप ध्यान देंगे. नंबर ऑफ आर्टिकल से कितना ज़्यादा है, देखो, ट्वाइस करेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल को और इसमें 3 ज़्यादा करेंगे, यही तो बोल रहे हैं. ट्वाइस करना है नंबर ऑफ आर्टिकल का, उसमें 3 ज़्यादा करना है. ठीक है ना, समझ आ गए. अब 2 इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, x, तो 2x प्लस 3 हो जाएगा क्या, इसका ईच आर्टिकल का कॉस्ट. अब देखो, अब इसमें क्या बोला गया है, द पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, ये गिवन है. अब देखो, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज. अब यहाँ तो कुछ बताया नहीं है कि प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं बोला है. लेकिन आपको क्वेश्चन से समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन. तो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कैसे होगा, देखो, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको. देखो, अगर 5 पेन का प्रोडक्शन हो रहा है या 5 पेन मैंने लिया, ये आप ले लो, ठीक है, जैसा भी आप समझो, 5 पेन मैंने लिया और हर एक पेन का कॉस्ट जो है, हर एक पेन का कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज़ है. तो टोटल कितने रुपीज़ लगे, टोटल 50 रुपीज़ लगे ना. इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर ऑफ पेन्स है और जो प्राइस ऑफ ईच पेन है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि नंबर को और प्राइस को, तब टोटल नंबर ऑफ क्या, टोटल कॉस्ट आ जाता है. क्लियर हुई बात. ठीक है. तो उसी तरह से यहां पे देखेंगे, अब टोटल प्रोडक्शन जो है, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ठीक है, या यहाँ क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हमारे पास कितना है, 90 रुपीज़ है, 90 रुपीज़ है. तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, जब नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हैं उसका मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल से हो जाए तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा. ठीक है ना, यही चीज़ हमने किया. तो देखो, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू 90 आ गया. ट्रांसफर कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0. ये हमको मिल गया. क्लियर हो गई बात. ठीक है. चलो अब इसका हम क्या करेंगे, फिर से 90 यहाँ पे है तो हमको मल्टीप्लाई करना, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 290 दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा. ठीक है. तो कितना हो जाएगा, 90, 2 इंटू 90 कितना आ गया, 180. तो 180 को फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले, किससे होगा, 2 से होगा, 2 9 से 0 से, फिर 2 से होगा, 2 4 से, 2 5 से, फिर 3 से हो जाएगा, 3 1 से, 3 5 से, फिर 3 से, 3 5 से, 5 1 से. इतने आगे फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 1 2 3 5 सिंगल सिंगल, फिर 2 2 से 4, फिर 2 3 से 6, फिर 3 3 से 9, फिर 3 5 से 15,
फिर 2 5 ज़ा 10, 10 भी आ गया। इसके बाद और क्या बच गया, 3 3 का अब यहाँ पे लेंगे पेयर, तो 3 3 का इन तीनों का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद इन तीन का हो गया, अब इन तीनों का लेंगे तो 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा। ठीक है, 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा। इतने में आ रहा है कि चेक कर लेंगे एक बार, ये आगे और बढ़ाना पड़ सकता है हमको, 20 भी आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। देखो हमको 3 लाना है और मल्टीप्लाई पे 180 आना चाहिए। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे 3 आना चाहिए। किस पे आ रहा है ये चेक कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पे 15 और 12 ले लूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 180 आएगा, बिल्कुल 180 आ सकता है। मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, 15 × 12 का कितना आ जाएगा, बिल्कुल 180 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको 15 और 12 लेना पड़ेगा, और दोनों को प्लस करें कि माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तभी 3 आएगा। तो हमको यहाँ पे प्लस में चाहिए, इसलिए ग्रेटर नंबर को प्लस में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 2x² प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हमको लेना है 15x, फिर माइनस हमको लेना है 12x माइनस 90 = 0। ठीक है, अब यहाँ से मैंने x कॉमन लिया ओनली, तो बचा कितना, 2x + 15। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 6 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, 2x बच गया। यहाँ से 6 कॉमन लेते, 6 1 = 6 5 = 15 बच गया। ठीक है, प्लस में आएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया। तो 2x + 15 और एक बचा x - 6 = 0। तो एक वैल्यू क्या आएगी, 2x + 15 = 0 और x - 6 = 0। तो यहाँ पे मिल गया x = -15/2 और एक मिल गया x = 6। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है। तो x क्या चीज़ हमने एज्यूम किया था, x हमने लिया था यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल। तो ये बताओ क्या नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव हो सकता है क्या? नंबर ऑफ आर्टिकल जब हम काउंट करेंगे यहाँ पे, ये फर्स्ट आर्टिकल है, सेकंड आर्टिकल है, ये थर्ड आर्टिकल है, इस तरह से, तो क्या इसको हम ऐसे काउंट करेंगे -1 आर्टिकल है, -2 आर्टिकल? नहीं, काउंटिंग हमेशा 1 2 3 4 ऐसे ही होगा। इसलिए पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे जब नेगेटिव वैल्यूज आ गई है तो इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे, सिंस number of articles cannot be negative, therefore x = 6। क्लियर हो बात? 6 ले लिए। अब इसका कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ each article इज = कितना लिया था हमने, 2x + 3। तो यहाँ पे 2x + 3 हमने लिया था, 2 × x की वैल्यू 6 हमने रख दिया, कितना हो जाएगा 12 + 3 यानी कि 15 आ गया। कॉस्ट इसलिए रुपीज़ में रहेगा, ₹15। तो यही दोनों चीज़ तो निकालना था। देयरफॉर टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, 6 आर्टिकल्स। एंड देयर कॉस्ट, या कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, देयर एंड cost of each article is ₹15। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? तो अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 4.3। अब इस एक्सरसाइज में क्या बोला है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, मतलब अब हमको क्या करना है, यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, और अगर रूट्स रियल होंगे तो उसको फाइंड आउट भी करना है। ठीक है ना? अब देखो, हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में आपको बता दिया था कि नेचर ऑफ रूट्स के लिए 3 कंडीशंस होते हैं। फर्स्ट कंडीशन होता है d > 0। इस कंडीशन में रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग वैल्यूज निकलती है। सेकंड होता है d = 0, और d = 0 में क्या होता है कि रूट्स रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। और थर्ड कंडीशन हमने देखा था d < 0, जिसमें रूट्स के नेचर कैसे होते हैं, नॉट रियल यानी कि इमेजिनरी होते हैं और वो डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे यूज करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से वही काम करना है। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट याद रखेंगे, उससे हम इसको जस्टिफाई कर पाएंगे कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे हैं। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ ax² + bx + c = 0, तो
ए की वैल्यू आ जाएगी 2, बी की वैल्यू आ जाएगी -3 और सी की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, ये हमको मिल गया। अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू निकालेंगे। सिंस डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होता है, ये यहीं से तो पता चलेगा नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है -3 स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 5, तो 2 इंटू 5, तो -3 स्क्वायर 9 माइनस ए कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 और ये 40। तो 40 में से 9 माइनस किया तो हमको मिल गया 31, लेकिन माइनस में आएगा डी की वैल्यू। ठीक है, डी की वैल्यू माइनस है, यानी कि -31 इज लेस देन 0, यानी कि डी इज लेस देन 0। डी की वैल्यू लेस देन 0 आई, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। अब अगर रूट्स रियल नहीं है तो उसके रूट्स को फाइंड आउट नहीं करना है, क्योंकि बोला अगर रूट्स रियल होंगे या एग्जिस्ट करेंगे तभी हम क्या करेंगे, उसको फाइंड करेंगे। तो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि रियल नहीं है, नॉट रियल है, इसलिए फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन रूट के फॉर्म में, इसको एक बार चेक करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको मिल रहा है 3x स्क्वायर -4 √3x + 4 = 0। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल देता हूँ। ठीक है, वैल्यू निकाल रहा हूँ, a = 3, b = -4 √3 और c मिल जाएगा 4। तो यहाँ पे d निकालेंगे, सिंस d होता है b स्क्वायर -4ac। तो b की वैल्यू कितनी है, -4 √3 स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 3 है, और c की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा 16, √3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 48। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास 48 - 48, यानी कि ये हो जाएगा 0। d की वैल्यू क्या आ गई 0, और जब भी d की वैल्यू 0 आती है इसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। इस कंडीशन में आपको रूट्स की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है सिंस x = क्या होता है, -b + -√b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब इस कंडीशन में क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, यानी कि हमको क्या मिल गया, -b अपॉन 2a मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात, क्योंकि ये पोर्शन ऑलरेडी 0 आ गया है, इसलिए ओनली बचेगा -b अपॉन 2a। तो यहाँ पे हमको मिल गया x = -b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -4 √3, तो -4 √3 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू है 3, तो यहाँ लिख लेंगे 3। तो हमको मिल गया 4 √3 अपॉन 6। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 3 ठीक है, तो 2 √3 अपॉन 3 हमको मिल गया। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा क्या होगा, रूट की वैल्यू हो जाएगी। अब चाहे तो आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, अगर करना चाहो तब की बात है। ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं, क्योंकि नीचे 3, अगर √3 होता तो उसको रैशनलाइज कर देते। दोनों का देखो, रूट जब इक्वल होंगे, d की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, तो रूट्स जो है वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। यानी कि x की आप सोच रहे होंगे एक ही वैल्यू है, दूसरी वैल्यू कहाँ है, तो दूसरी वैल्यू भी सेम वही चीज़ आएगी। चाहे तो आप इसको फिर से यहाँ पे लिख सकते हो, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव द 2 इक्वल रूट्स। अगर रूट्स इक्वल होंगे उस कंडीशन में क्या होता है, जब रूट्स इक्वल होते हैं इट मींस डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d की वैल्यू 0 होती है। ये कंडीशन हमको फॉलो करना है और वहां से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2x² + kx + 3 = 0, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको अगर हम कंपेयर करें तो a = 2, b = k और c = 3 आ जाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमको पता है इफ क्या गिवन है, रूट्स आर इक्वल। अब रूट्स इक्वल है इट मीन्स d = 0, ये कंडीशन फॉलो होगा। अब इस कंडीशन में इसको हम लिख सकते हैं b² - 4ac, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का ये फॉर्मूला होता है। और b की वैल्यू हमारे पास है k, तो k² - 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 है, ये पुटअप कर दिया। तो k² माइनस यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ से मिल जाएगा 24
इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू हमको मिलेगा प्लस माइनस रूट 24। अब 24 का रूट कैसे निकाले, 2 से, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा, फिर 2 3 जा और 3 1 जा, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, क्लियर बात। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आ सकता है। अब यहां से k की वैल्यू क्योंकि हम निकाल रहे हैं तो 2 यहां से बाहर हो गया प्लस माइनस, और यहां पे वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो यही हमारा k का वैल्यू निकल के आया। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 है। यहां पे देखो, ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था, ये जो था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे है, ये क्वेश्चन नंबर 2 पर इसके बाद करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, देखो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हमको मिलेगा। और कंपेयर करने पे a की वैल्यू k, b की वैल्यू माइनस 2k और c की वैल्यू 6 मिल जाएगी। अब हमको क्योंकि पता है इस कंडीशन में सिंस d इज इक्वल टू 0 हमारे पास है, ठीक है, d इज इक्वल टू 0 जब हमारे पास है तो इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू पुट अप कर दे माइनस 2k होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू k है और c की वैल्यू 6 है इज इक्वल टू 0। तो हमको मिल गया 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। इसको और क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से 4k कॉमन निकाल सकते हैं, और कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, k यहाँ से हमको बच जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा 24k है, तो k तो कॉमन निकल चुका है, 6 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो एक बार हम 4k इज इक्वल टू 0 लेंगे और एक बार हम k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में k इज इक्वल टू 0 आएगा और इस कंडीशन में k इज इक्वल टू 6 आएगा। लेकिन क्या हम यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि k डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या था यहाँ पे, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0 था। अब इस कंडीशन में मैं अगर k को 0 कर दूं तो ये वाला जो पोर्शन है, x स्क्वायर वाला जो पोर्शन है वो 0 हो जाएगा। और जब भी x स्क्वायर वाला पोर्शन 0 हो गया, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई करना जरूरी है, इसलिए k इज इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, k इज इक्वल टू 0 इज या डज नॉट सेटिस्फाई, ऐसा लिख लेते हैं इसको, 0 डज नॉट satisfies the equation। क्लियर होगी बात, इसका मतलब क्या होगा, therefore k is equals to 6, ये करेक्ट होगा हमारा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे यहां पे है, is it possible to design a rectangular mango grow whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find the length and breadth। हमको क्या करना है, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करना है। क्या पॉसिबल है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो यहाँ पे बनाना पॉसिबल है? क्या हम लेंथ और ब्रेथ वहां पे निकाल पाएंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसके लिए क्या होगा, देखो 3 कंडीशन हमने पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है, एक तो हमने ये पढ़ा कि d इज ग्रेटर देन 0, d इज लेस देन 0 और d इज इक्वल टू 0। तो जब भी रूट्स रियल होंगे, इसका मतलब d इज ग्रेटर देन 0 और d इज इक्वल टू 0। तो रूट्स जब यहाँ पे रियल होंगे तभी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कह सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई वैल्यू हम डिफाइन कर पाएंगे। तो यहां से हम लेंथ और ब्रेथ निकाल पाए, इसके लिए हमको रियल रूट्स लेने होंगे। यानी कि d इज ग्रेटर देन 0 अगर आ गया या d इज इक्वल टू 0 आ गया, तो उस कंडीशन में हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखो कंडीशन क्या बोला गया है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ को हम क्या करते हैं, यहां पे x ले लेते हैं, लेट द ब्रेथ बी x मीटर, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ को क्या बोल रहा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो 2x हो जाएगा, 2x मीटर इसका लेंथ हो गया। अब इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आपको तो पता ही होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमारे पास लेंथ कितना है, लेंथ हमारे पास है 2x और ब्रेथ है हमारे पास x, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। और यहाँ पे एरिया कितना गिवन है हमारे पास, 800 गिवन है। तो इस कंडीशन में अगर मैं ट्रांसफर करूँ तो 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0 हमको मिल जाएगा।
ये मिल गया करेक्ट। इसको चाहो तो आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं इक्वेशन को, 2 कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 2 को जब नीचे लाएंगे 0 की तरफ वो तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको मिल गया। इस कंडीशन में इस इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 400 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 0 और c की वैल्यू आ जाएगी पे माइनस 400, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्रीमेंट चेक कर लेते हैं क्या आता है। डिस्क्रीमेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो बी स्क्वायर में 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 400 है, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है प्लस 1600 आ रही है। अब 1600 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है, यहां से हम इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, यहां पे इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला मेथड होता है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट अप कर देंगे तो माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू तो 0 ही आई है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर में 0 स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस 400 है, ठीक है, अपॉन यहाँ पर 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू तो 1 ही थी यहाँ पे, ठीक है, ओके करेक्ट। अब इसके बाद ये तो पोर्शन 0 हो गया, तो प्लस माइनस यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बच जाएगा हमारे पास 1600, ठीक है, अपॉन 2। तो हमको क्या मिल गया, x की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे प्लस माइनस 1600, मतलब इसका हो जाएगा 40, इसको रूट अपॉन 2, इसको अगर कैंसिल आउट करें तो 20 आ गया। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 20। अब वैल्यू कौन से लेंगे यहाँ पे, ठीक है, x क्या था, ब्रेथ था हमारा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस ब्रेथ या लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसका मतलब x इज इक्वल टू आ गया 20 मीटर, तो इसका लेंथ कितना आ जाएगा, हमारा लेंथ आ जाएगा 2x इंटू 2 इंटू 20 मतलब 40 मीटर, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। क्लियर हो गई बात।